नमस्कार किसान भाइयों, फार्म टू फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज आप लोगों के लिए अपने खेतों के बीच से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय भादों का महीना और 23 अगस्त मेरे खेतों में धान की फसल खड़ी है और ग्रोथ भी अच्छी खासी है। बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस समय धान के खेतों में निराई गुड़ाई का काम जोरों पर है और जैसे जैसे निराई गुड़ाई का काम आगे की ओर बढ़ रहा है, किसानों के बीच खाद के छिड़काव की होड़ सी लगी पड़ी है। एक कंपटीशन है, मैं इतना खाद डाला तो मैं इतना खाद डाला, मैं इतना डालूंगा तो मैं इतना डालूंगा, मेरी फसल ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी तो मेरी फसल ज़्यादा हरी नज़र आएगी। और इस कंपटीशन में लोग बेहिसाब उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहिसाबी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपने खेतों में 5-5, 7-7 किलो यूरिया प्रति कट्ठे के हिसाब से छिड़क दे रहे हैं। खाद के छिड़काव की इस होड़ के बीच आज मेरे खेतों में भी खाद का छिड़काव किया गया है। मैंने कोशिश भी की कि उस समय की मैं लाइव वीडियो एक आप लोगों के लिए लेके आऊं, लेकिन जैसे ही बोरियों से खाद को एक जगह पे गिराया गया मिक्सचर तैयार करने के लिए, चारों तरफ घने बादल और एकाएक बारिश होनी चालू हो गई। किसी तरह से हमने, चूँकि बोरियां पलट दी गई थी, इसलिए किसी तरह से हमने उस मिक्सचर को तैयार किया और जैसे तैसे भीगते भागते हमने उस खाद को अपने खेतों में अप्लाई किया। इस कारण लाइव वीडियो मैं नहीं लेके आ सका, लेकिन मैंने अपने खेतों में जिस खाद का इस्तेमाल किया है उसकी एक वानगी मैंने थंबनेल में दिखाने की कोशिश की है। मैंने आज अपने खेतों में पहली बार खाद का छिड़काव किया है और उसका कारण ये है कि मेरे खेतों में मूंग की फसल थी और मूंग की फसल अपने आप में धान के पौधों के लिए एक हरी खाद का काम करती है, इसलिए पौधों की ग्रोथ अच्छी खासी चल रही थी। और शुरू में लेबर की दिक्कत होने के कारण निराई गुड़ाई का काम लेट हो गया, तो मैंने यही कोशिश की कि इस साल जो है अपने धान के पौध की फसल को मैं एक ही खाद पे पूरा करूँगा। और इस कारण जो है आज मैंने पहली बार और अंतिम बार अपने खेतों में खाद का इस्तेमाल किया है। जिस खाद को मैंने अपने खेतों में इस्तेमाल किया है वो 2 तरह के खाद हैं। पहला अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में 20.5%, 20.5% अमोनियम की मात्रा होती है और 23% के आसपास सल्फ़र पाया जाता है। और ये जो अमोनियम होता है वो हमारे धान के पौधे डायरेक्ट रूप से ग्रहण करते हैं। बाकी कोई भी फसल जो है अमोनियम सल्फेट के अमोनियम को डायरेक्ट रूप से ग्रहण नहीं करती है, लेकिन हमारे धान की पौध जो है वो इसे डायरेक्ट ग्रहण करती है। और अमोनियम नाइट्रोजन का ही दूसरा रूप है। इस प्रकार से जल्दी हमारे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो खाद इस मिक्सचर का है वो है यूरिया। और यूरिया को लगभग जो भी किसान खेती करते हैं वो जानते हैं कि यूरिया का मतलब नाइट्रोजन। और इसी कारण खुल के लोग अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है, खेतों में उसकी सही मात्रा क्या होनी चाहिए, इसके विषय में 90% लोग नहीं जानते। लेकिन देखा देखी में, कंपटीशन में बेहिसाब यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने खेतों में यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये यूरिया पहले
अमाइड के रूप में टूटती है और उसके बाद अमोनियम के रूप में टूटती है, फिर जाकर ये नाइट्रेट के रूप में टूटती है और तब जाकर हमारे धान की पौध इसे ग्रहण कर पाती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन सिर्फ हमें मिलता है तो यूरिया से मिलता है, जबकि ये दोनों खाद जो मैंने इस्तेमाल किया है वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन के पूरक खाद हैं, जो हमारे खेतों को नाइट्रोजन देते हैं, हमारे फसलों को नाइट्रोजन देते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर हमारे खेतों को नाइट्रोजन चाहिए तो अमोनियम सल्फेट इज मच बेटर देन यूरिया, क्योंकि इससे हमारे खेतों को जो नुकसान है वो भी कम होता है और इसके अंदर जो अमोनियम है वो लगभग हमारे धान के पौध ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन यूरिया के अंदर की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंत में जो नाइट्रेट के रूप में उस खाद का बिखराव होता है, टूट होता है, वैसा होने के बाद हमारे पौधे ग्रहण कर पाते हैं। और दोनों खाद हमारे पौधों को किसी न किसी रूप में नाइट्रोजन की मात्रा को उपलब्ध कराते हैं और ये सभी किसान जानते हैं कि इस समय पहले खाद के रूप में नाइट्रोजन हमारे धान के पौधों के लिए कितना आवश्यक है। नाइट्रोजन ही है जो हमारे धान के कल्लों के फुटाव को बढ़ाता है। आज जो मैंने इन दो खादों का इस्तेमाल किया उसकी मात्रा मैंने अपने हर वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि यूरिया जो लोग 5 किलो या 7 किलो प्रति कट्ठे के हिसाब से एक बार में छिड़काव करते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि यूरिया अर्थात नाइट्रोजन हमारे खेतों के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि अगर हम 10 किलो यूरिया प्रति कट्ठे के हिसाब से, 7 किलो यूरिया प्रति कट्ठे के हिसाब से या 5 किलो यूरिया प्रति कट्ठे के हिसाब से अपने खेतों में डाल रहे हैं तो उसका पौधे पे उतना ही ज़्यादा प्रभाव नज़र आ रहा है, परिणाम नज़र आ रहा है। मैं एक प्रयोग करके बताने की सलाह यहाँ पे देना चाहूँगा कि जब हम 5 किलो या 7 किलो प्रति कट्ठे के हिसाब से यूरिया देते हैं तो क्यों ना एक बार 1 किलो सवा किलो प्रति कट्ठे के हिसाब से अपने खेतों में यूरिया दूसरे खादों के साथ मिलाकर दें और 10 दिन के बाद फिर 1 किलो और सवा किलो यूरिया, 1 किलो या सवा किलो यूरिया जो है वो अपने खेतों में दें। इसका जो परिणाम फसलों के बीच आपको दिखाई देगा वो 5 किलो और 7 किलो वन टाइम में जो हम छिड़काव करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा। और दूसरी तरफ अगर हम 1 किलो और सवा किलो यूरिया का छिड़काव करते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी कम नुकसान पहुंचेगा। मैंने अपने खेतों में 1 बोरा यूरिया का और 1 बोरा अमोनियम सल्फेट का, अर्थात यूरिया का बोरा जो 45 किलो का होता है और अमोनियम सल्फेट का जो बोरा है वो 50 किलो का होता है, 95 किलो खाद का छिड़काव 2 बीघे में अर्थात 40 कट्ठे में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 2 किलो 300 ग्राम के आसपास प्रति कट्ठे के हिसाब से दोनों खादों का मिक्सचर खेतों में डाला गया है। और ऐसा ही मैंने अपने सभी खेतों में किया है। मतलब 2 बोरी खाद, 1 यूरिया का और 1 अमोनियम सल्फेट का, दोनों को मिक्स कर दिया है और आधा आधा करके 1 बीघे या 1 बीघे का डोज बना के और इस प्रकार से छिड़काव करवाया है। मैंने कोशिश की है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में ये चर्चा करता रहा हूँ, कि मैं कम खाद का इस्तेमाल करूँगा, खाद की मात्रा को सीमित रखूँगा
पौध की ज़रूरत के अनुसार खाद का छिड़काव करूँगा, और यही मैंने किया है। अब खाद के छिड़काव के बाद भी लगातार बारिश हो रही है, और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उस खाद का कुछ भाग हो सकता है कि पानी के साथ खेतों से बाहर भी चला जाए। लेकिन उसके बाद भी 1 हफ्ते बाद मेरे खेतों की क्या स्थिति रहती है, जिस खाद का इस्तेमाल किया है उसका क्या प्रभाव पौधों पे रहता है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने जो स्टडी किया है उसमें अगर कम खर्च में सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन जो है वो अमोनियम सल्फेट और यूरिया का ही है। और इसकी लागत हमें कितनी पड़ती है? इसकी लागत पड़ती है, अगर मान के चलिए कि 600 रुपये की बोरी अमोनियम सल्फेट की मिल जाती है, और 320 रुपये के आसपास की बोरी यूरिया की मिल जाती है, जो कि हमें मिलनी चाहिए थी 265 और 266 रुपये की, जिसका ढिढोरा हर जगह पीटा जाता है। तो ये 12 रुपये किलो अमोनियम सल्फेट और 7 रुपये या मान के चलिए 8 रुपये किलो यूरिया, 19 रुपये या 20 रुपये प्रति किलो, मतलब 19 रुपये 2 किलो का हो गया मिक्स तैयार होके। और मैंने दिया कितना है? 2 किलो 300 ग्राम, 300 ग्राम और मान के चलिए 6 रुपये, तो 25 से 26 रुपये प्रति कट्ठे के हिसाब से मेरे खाद का खर्चा आया है, मेरी पहली खाद का खर्चा आया है, मेरे अंतिम खाद का खर्चा आया है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने दूसरे किसानों से कहीं ना कहीं कंजूसी की है, और किसानी में इस प्रकार की कंजूसी का ध्यान सभी किसानों को रखना चाहिए, क्योंकि किसानी में, फार्मिंग में जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो काफ़ी कम है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और लास्ट सेल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बीच का गैप काफ़ी कम है। तो उस गैप को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने विवेक से, अपने प्रयासों से बढ़ा सकते हैं, लाभ को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, तो 4 से 5 महीने की मेहनत के बाद जो किसान प्रतिदिन अपने खेतों में करता है, प्रतिदिन जो पसीना अपने खेतों में बहाता है, और 4 से 5 महीने की मेहनत के बाद उसे जो मिलता है वो कुछ ज़्यादा मिल पाएगा, और तब जाके एक प्रॉफिट अपने धान के खेत से नज़र उसे दिखाई देगा। वरना अगर हम इन चीज़ों पर से ध्यान भटकाते हैं और उस होड़ में लग जाते हैं, उस भागम भाग में लग जाते हैं कि ये छीट दो, ये छीट दो, ये छीट दो, ये छीट दो, ऐसे ऐसे खाद, ये हमें ज़रूरत है, वो हमें ज़रूरत है, लग जाते हैं, तो लास्ट में 5 महीने बाद किसान जो है वो 0/0 पर सिमट कर रह जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, वो मेरे बताने से ज़्यादा स्वयं के विवेक के इस्तेमाल पे ज़्यादा निर्भर करता है। आप लोगों को आज इसी सोच के साथ छोड़ते हुए धन्यवाद।